हाय स्टूडेंट्स, हमारी जो क्लास है बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम यूनिट नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। और जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था डेल नोट और डेल टी में अंतर। डेल नोट और डेल टी हमने ये कहा था कि डेल नोट की वैल्यू ग्रेटर होती है और दो कारण दिए थे। दो कारण थे, पहला था नंबर ऑफ लिगेंड्स कि अष्टफलकीय में 6 लिगेंड होते हैं, चतुष्फलकीय में 4 होते हैं। दूसरा पॉइंट अपन ने बात किया था कि जो इनकी जो अप्रोच होती है, अप्रोच ऑफ लिगेंड की बात अपन करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अप्रोच ऑफ लिगेंड्स। ये दो चीज हमने डिस्कस कर ली थी और उस बेसिस पे हमने ये डिस्कस किया था कि जो LS और HS कॉम्प्लेक्स कब बनते हैं। LS और HS की बात करनी थी, तो यहाँ पे ओवरऑल अपने दो तरह के कॉम्प्लेक्स की बात की थी, एक चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय संकुल यौगिकों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन डिस्कस किया था। आज हम जो स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास में वो हम पढ़ेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या विभाजन ऊर्जा। तो टॉपिक है अपना वर्ग समतलीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन डेल एस क्यू ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो वास्तव में जो वर्ग समतलीय है वो बनते कब है और किस तरह से इनमें जो स्प्लिटिंग होती है वो हम मेजर करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर अष्टफलकीय कोई संकुल है, ये अष्टफलकीय संकुल है, इसमें हमने ये लिगेंड अपन मेंशन किए कॉर्नर्स पे जिसको अपन कहेंगे इस समय ये स्ट्रक्चर कैसे नजर आ रही है? स्क्वायर प्लेनर आ रही है क्या? स्क्वायर प्लेनर है क्या? यहाँ पे अपन क्या मेंशन कर सकते हैं? लिगेंड्स को मेंशन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे अपने पास जुड़े हुए हैं लिगेंड्स, ओके। स्क्वायर प्लेनर है, वर्गाकार समतलीय है, अष्टफलकीय बनाना है तो एक तल के ऊपर और एक तल के नीचे, ये लिगेंड और ये लिगेंड। हमने कल लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जो अष्टफलकीय संकुल होते हैं उसमें जो लिगेंड है वो अप्रोच कहाँ से करते हैं? ऑन द एक्सिस, ओके। हम बात करते हैं जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं, ओके। यहीं से अप्रोच करते हैं और उसी वजह से हमने स्प्लिटिंग देखी थी कि जो ऑन द एक्सिस ऑर्बिटल है अष्टफलकीय में वो क्या हो रहे थे? ज्यादा प्रतिकर्षित हो रहे थे। लेकिन आज हम इस चीज को इस तरह से समझेंगे कि अगर जैसे मान लो आपके पास अगर कोई स्क्वायर प्लेनर है, जैसे मान लो अगर अपन इस बात करते हैं जैसे हाथ की बात कर रहे हैं या अपन कोई ऐसा कोई एपरेटस लेते हैं, जैसे ये अपन स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहे हैं, 1 2 3 और 4 कॉर्नर है, ये इस समय स्क्वायर प्लेनर कंडीशंस में है। जो अष्टफलकीय की बात करते हैं एक तल के ऊपर होता है और एक तल के नीचे होता है, इसी तरह की कंडीशंस अपन फुलफिल करते हैं। अब हमने ये माना है कि अगर हम इस जेड एक्सिस के थ्रू, मतलब ये इस समय यहाँ पे है तल के ऊपर है और तल के नीचे है, इस तरह से हमने इसको ऐसे माना है, ये ऐसे रख लिया तो ये आपकी तरफ उठी हुई है, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस ऑर्बिटल को इस जेड एक्सिस के थ्रू हम जो लिगेंड्स हैं उनकी अप्रोचनेस की बात करते हैं कि इनको या तो अपन लिगेंड मेटल की ओर धक्का देते हैं, मतलब लिगेंड की ओर खिसकाते हैं इसको, या फिर लिगेंड से दूर हटाते हैं। तो देखो अगर यहाँ से हम इसको पुश करेंगे, नीचे धक्का देंगे, यहाँ है इस समय ये मान सकते हैं अपन नीचे पुश कर रहे हैं तो ये जो एक्सिस है वो बढ़ने लगेगी। अगर ये एक्सिस बढ़ती है तो जो लिगेंड मेटल की दूरी है वो चेंज होती है, चेंज होने से ये जो स्क्वायर प्लेनर है वो डिस्टोर्टेड होती है, विकृत हो जाती है या ये कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरी कंडीशन की अगर ऐसा नहीं है, हम पुश नहीं करें पुल करें, तो पुल करने का मतलब हम इसको ऐसे खींचेंगे तो जो नीचे वाला जो लिगेंड है वो इसको क्या करेगा? पुश करेगा। फिर भी उस कंडीशन में क्या होंगे कि जो स्क्वायर प्लेनर के जो चारों लिगेंड्स हैं वो अपने आप को डिस्टोर्टेड कर देते हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जब अष्टफलकीय संकुलों में दो लिगेंड्स
मतलब जेड एक्सिस के थ्रू दो लिगेंड मेटल धातु धनायन की ओर कम दूरी पर आती हैं या अधिक दूरी पर जाती हैं, परिणाम स्वरूप जो वर्गाकार संरचना होती है वो विकृत हो जाती है। और विकृत संरचना के कारण जो जेड एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स हैं वो तो क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं होते, वो तो अपनी कंटिन्यूअसली, अगर अपन बात करते हैं ऑर्बिटल्स की, हम बात कर रहे हैं विकृत कौन हो रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर हो रही है। तो उस कंडीशन में मेटल और लिगेंड के साथ उनका जो प्रतिकर्षण है वो बढ़ जाता है। मतलब ये हुआ है कि अपने पास कौन सी एक्सिस बचेगी, एक्स और वाई। जब ये डिस्टोर्टेड होती हैं, ये डिस्टोर्टेड होती है तो मेटल और लिगेंड में प्रतिकर्षण बढ़ेगा, लिगेंड के जो ऑर्बिटल हैं और मेटल के जो ऑर्बिटल हैं वो डिस्टोर्टेड होते हैं। तो उस कंडीशन में जो डी ऑर्बिटल के 5 कक्षक होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसमें से हमने कहा कि जेड एक्सिस के थ्रू क्या कर रहे हैं, लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल कम प्रतिकर्षित होते हैं, परिणाम स्वरूप इनकी ऊर्जा का मान क्या होता है, घट जाता है और कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप जो अष्टफलकीय में अपन स्प्लिटिंग करते थे P2C और EZ, वो और आगे जाके स्प्लिट हो जाते हैं और इस तरह अलग अलग ऊर्जा कक्षकों के वितरण के द्वारा निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले ये बात समझनी है कि जब लिगेंड को अपन अप्रोच करते हैं तो संरचना कौन सी विकृत हो रही है, वर्गाकार समतलीय, जो कौन सी एक्सिस के थ्रू है, एक्स और वाई। जब ये संरचना विकृत होती है तो प्रतिकर्षण बल भी कहाँ लगेगा, एक्स और वाई एक्सिस पे लगता है, उसकी वजह से ये स्प्लिटिंग होती है। तो बात करते हैं कि स्क्वायर प्लेनर में, वर्गाकार समतलीय में या वर्ग समतलीय में किस प्रकार की स्प्लिटिंग होती है। तो इस स्प्लिटिंग को समझना है। देखो आज हमने माना कि समान ऊर्जा के जो समभ्रंश कक्षक हैं उनमें स्प्लिटिंग अपन करवाते हैं, ऑक्टाहेड्रल के हिसाब से करवा रहे हैं। तो ऑक्टाहेड्रल में अपन को ये पता है कि जो स्प्लिटिंग होती है वो किस में होती है, P2G और EZ में होगी। अब यहाँ पे अपन को ये ध्यान रखना है कि EZ में कौन से कक्षक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है, जबकि EZ में है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ये तीन ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ पे ये जो संरचना है, ये जो स्प्लिटिंग है वो किसके लिए है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए है, अष्टफलकीय सर्कलों के लिए है। अब एक्चुअल में जब हमने ये कहा है कि जेड एक्सिस के थ्रू आता है, लिगेंड्स को अपन अप्रोच कर रहे हैं, एक बार मैं वापस हल्की सी वो डायग्राम बना रहा हूँ जिसके थ्रू अपन इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जेड एक्सिस है, ये एक्स कह दो, वाई कह दो, कोई भी है, एक्स वाई और ये जेड। तो इस थ्रू में जब अपन एक्सप्लेन करते हैं तो एक्चुअल में जो स्प्लिटिंग होगी, प्रतिकर्षण कहाँ लग रहा था, एक्स और वाई में। तो यहाँ पे देखो जो जेड ऑर्बिटल वाले हैं, देखो यहाँ पे वाई जेड है और यहाँ पे जेड एक्स है। तो जिस कक्षक में जेड का योगदान है, जिस कक्षक में जेड अपना कंट्रीब्यूशन देता है, उस कक्षक की ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहां से ये जो स्प्लिटिंग है वो दो तरह से हो जाती है यहाँ, और वो स्प्लिटिंग कैसे होगी, दो ऊर्जा स्तर। देखो मैंने कहा वाई वाले जो जेड एक्सिस वाले हैं जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जेड एक्सिस पे, उनकी ऊर्जा कम है। तो यहाँ पे दो ऑर्बिटल हैं जिनकी ऊर्जा कम है, तो ये तो कौन सा हो गया, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। जबकि दूसरा जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है, डी एक्स वाई है। तो ये डी एक्स वाई की ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसे ही बिल्कुल सेम कंडीशन इसमें भी होती है कि ये भी क्या करते हैं, आगे चल के स्प्लिट हो जाते हैं, जिसमें निम्न ऊर्जा का कौन सा बनेगा, जेड वाला ऑर्बिटल बनेगा। तो जेड वाला कौन सा है, डी जेड स्क्वायर, जबकि उच्च ऊर्जा का कौन सा बन गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये बना है। एक्चुअली में ये जो स्थिति है ऑर्बिटल्स की, ये जो संरचना अपन बनाते हैं वो किसके लिए बनाते हैं, अपन एक इंटरमीडिएट बनती है जिसको अपन कहते हैं टीएस या संक्रमण अवस्था। ये जो स्प्लिटिंग है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, संक्रमण अवस्था को प्रदर्शित करती है। अब एक्चुअल में क्या है, जब हमने ये कहा है कि जब जेड और एक्सिस के थ्रू आ रहे हैं तो प्रतिकर्षण एक्स और वाई में ज्यादा और जेड पे कम। तो यहाँ पे देखो इस संक्रमण अवस्था में जेड ऑर्बिटल यहाँ पे है, तो इसकी ऊर्जा एक्स वाई से कम हो जाती है। तो ये
विभाजित होगा, ये ऑलमोस्ट अपनी ऊर्जा में वेरिएशन कर लेता है। ये यहां ले आता है अपने ऑर्बिटल्स को, तो ये यहां पे है dz और yz एंड dz। हम इसकी स्प्लिटिंग की बात करते हैं तो ये अपनी ऊर्जा में वृद्धि कर देता है, और वृद्धि करके ऑर्बिटल कहां जाता है d, ये कौन सा हो गया d xy हो गया, क्या xy है, और ये अपनी ऊर्जा में क्या करेगा, कमी करेगा, और कमी करके ये अपनी ऊर्जा में कमी करता है, और कमी करके ये ऑर्बिटल यहां जाता है। इससे थोड़ा सा ऊपर बनाना है अपन डायग्राम, इस ऑर्बिटल से थोड़ा ऊपर बनाना है, चाहे तो अपन इसको इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि इनकी ऊर्जा ऑलमोस्ट इक्वल नहीं होगी, ये अपन को ध्यान रखना है। तो ये यहां आ जाता है, ये कौन सा dz², ये अपनी ऊर्जा में और थोड़ी सी वृद्धि करता है, ये यहां चला जाता है। कौन सा बन है ये dx² - y²। तो एक्चुअल में हम अगर अपन बात करते हैं इनकी, चाहे तो अपन इसको थोड़ा सा और डायग्रामेटिकली अगर इसको सही तरह से रिप्रेजेंट करना चाहें, थोड़ा और बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए, इसकी ऊर्जा होती है यहां dz², और ये अपनी ऊर्जा में थोड़ी सी वृद्धि करता है, ये कौन सा है dxy, और ये अपनी ऊर्जा में और वृद्धि कर लेता है, और ये ऑर्बिटल यहां आ जाता है dx² - y²। ये जो स्प्लिटिंग है ये कहलाती है वर्ग समतलीय के लिए, वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लेनर के। ओके, अब यहां से हम अगर अपन बात करते हैं, इसमें तीन चीजें निकल के आएगी। वो तीन चीजें क्या है? पहली चीज तो यह है कि वास्तव में जो स्क्वायर प्लेनर होते हैं उसमें जो ऑर्बिटल्स होंगे, अभी इसमें देखो बॉन्डिंग की बात अपन करते हैं, कुछ ऐसे कक्षकों की बात करते हैं, कुछ ऐसे ऑर्बिटल्स की बात करते हैं जो क्या करते हैं d8 कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, d8 कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे, उनके लिए इस प्रकार की सममिति का निर्माण होता है, इस प्रकार की ज्यामिति का निर्माण होता है, या ये कहें इस तरह के यौगिकों का निर्माण होता है। अब यहां से हम एक चीज, जो तीन चीज अपन डिस्कस करें, तो वो पहली चीज क्या है समझना। पहली चीज ये है कि वास्तव में जो dx² - y² है वो प्रतिकर्षण उसमें सबसे ज्यादा होता है, तो ये इतना ऊपर चला जाता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो पहुंच है, इलेक्ट्रॉनों की जो रिचनेस है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम होने से हम ये कह सकते हैं कि dx² - y² में इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, परिणाम स्वरूप नहीं जाते, परिणाम स्वरूप dx² - y² रिक्त रह जाता है, रिक्त, ये कहें उपसहज रिक्त होता है, जो धातु आयन के साथ उपसह संयोजक बंध बनाता है, उपसह संयोजक बंध बनाता है। क्योंकि अपन को ये पता है कि वर्ग समतलीय में जो संकरण होता है वो dsp2 होता है। अब जो d ऑर्बिटल है वो कहां से है, इनर ऑर्बिटल है। इनर ऑर्बिटल कौन सा है, ये वाला है, तो n-1 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि dx² - y² में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाते, कारण ऊर्जा का मान ज्यादा है। ऊर्जा का मान ज्यादा होने की वजह से ये रिक्त रह जाएगा, उपसहसंयोजक बंध बनाने में पार्टिसिपेट कर जाता है। पहला रीजन है, समझ में आया कि जब स्प्लिटिंग होगी तो ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, और ऊर्जा का मान बढ़ने की वजह से इस तरह के यौगिकों में इनका निर्माण होता है। दूसरी बात अपन करते हैं कि वास्तव में जो वर्ग समतलीय संकुल है वो किस प्रकार के यौगिकों में होता है, तो ये अपन को ध्यान रखना है कि ऐसे यौगिक जिनमें d8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो इस तरह की संरचना प्रदर्शित करते हैं। और साथ में ये ध्यान रखना d8 के साथ प्रबल लिगेंड आनी चाहिए, प्रबल लिगेंडों की उपस्थिति में। अगर लिगेंड दुर्बल होंगे तो इस तरह के यौगिकों का निर्माण नहीं होता। प्रबल लिगेंडों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। अगर इस तरह की कंडीशन है कि d8 कॉन्फ़िगरेशन हो, प्रबल लिगेंड हो, तो इस तरह की संरचना प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं,
कॉपर नहीं, निकिल Cn का होल 4 -2। निकल 28 पे होता है, इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? D8 होता है। D8 में अगर इसमें आप इसकी ज्यामिति चेक करोगे तो क्या आएगा? DsP2 और वो जो संरचना निकल के आएगी वो आएगी वर्ग समतलीय। अब यहाँ पे हम एक चीज और डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हम इसको कहते हैं B1G कक्षक। G for जीरेड होता है और B for बॉन्डिंग होता है। और यहाँ पे कौन सा है? B2G कक्षक, क्योंकि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट पहले निरंतर कक्षक करते हैं, इसलिए हमने उसको नेमिंग दिए। अब यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस है ये वाला, मतलब B1 और B2 के बीच में जो गैप है इसको कहते हैं अपन D डेल S, मतलब वर्ग समतलीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा। तो यहाँ पे अपन तीसरा पॉइंट ये कहेंगे कि जो B1G और B2G ऑर्बिटल होते हैं, B1G और B2G के मध्य ऊर्जा अंतराल क्या कहलाएगा? डेल SQ। ये रहा डेल SQ, वर्ग समतलीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा। ये अपन को ध्यान रखना है। तो वर्ग समतलीय यौगिकों के लिए अगर स्प्लिटिंग की बात करते हैं, सबसे पहले जो d ऑर्बिटल संकरण कक्षक होते हैं ऑक्टाहेड्रल की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ऑक्टाहेड्रल में हम लिगेंडों की अप्रोचनेस की बात करते हैं, तो वो z एक्सिस के थ्रू अगर अप्रोच करते हैं तो x और y पे रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से जो वर्ग समतलीय संरचना होती है वो डिस्टोर्टेड हो जाती है। वो पहले एक संक्रमण अवस्था के पास पहुंचती है, जैसे ही वो संक्रमण अवस्था में पहुंचता कौन? ऑक्टाहेड्रल, इसमें स्प्लिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है और किसमें चेंज हो जाती है? वर्ग समतलीय संरचना प्रदर्शित करते हैं, जिसमें इस प्रकार की स्प्लिटिंग है। अब अगर हम बात करते हैं कि जैसे इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो किस तरह क्यों बनाते हैं इस तरह की, और वो कैसे योगदान देता है बॉन्डिंग में, तो मान रहे हैं कि D8 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं अपन, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमको पता है कि जब स्प्लिटिंग होगी ऑक्टाहेड्रल के लिए, तो ऑक्टाहेड्रल में ये 3 निम्न ऊर्जा के कक्षक है, तो 8 में से 3 इलेक्ट्रॉन पहले आएंगे 1 2 3। चौथा इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे अपन दिखा है प्रबल लिगेंड की उपस्थिति की बात कर रहे हैं। तो प्रबल लिगेंड क्या करता है? इसमें जो एनर्जी गैप बढ़ा देता है, तो इलेक्ट्रॉन पहले पेयरिंग में जाते हैं। तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ, क्या ये पेयरिंग करेंगे? नहीं। क्यों? वुंड रूल का नियम क्या कहता है कि जब तक सभी कक्षकों में समान ऊर्जा के कक्षकों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते तब तक वो पेयरिंग नहीं करते। अब बात करते हैं कि इनमें जब स्प्लिटिंग होती है तो देखो यहाँ पे स्प्लिटिंग कर रहे हैं, इन 3 कक्षकों की बात करें तो 3 में 6 इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा कहाँ जाएगा? यहाँ या यहाँ आएगा। तो निम्न ऊर्जा के कक्षक है, समान ऊर्जा के कक्षक है, इसलिए पहले इनमें भरे जाएंगे। तो ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। ओके, बात करते हैं ऊपर वाले ऑर्बिटल्स के लिए, तो 3 कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ। एंड ऑफ द समरी क्या कह रही है कि फर्स्ट सेकंड के हिसाब से नहीं आएगा, उस हिसाब से आएगा पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और फिर पेयरिंग में। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर देखो ये रहा DXY वाला है, ये रहा फिफ्थ सिक्स्थ, फिर ये रहा 7th और 8th। इस तरह से अगर अपन बात करते हैं तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो चुके हैं। इस कंडीशन में देखो इस ऑर्बिटल को चेक करोगे आप, ये ऑर्बिटल वैकेंट है क्या? खाली है। और अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में ये जो ऑर्बिटल है जिसको अपन इनर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ये क्या करेगा? लिगेंड के साथ बॉन्डिंग करेगा और संकरण कौन सा प्रदर्शित करेगा, या ये कहें कि कौन सा डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा? आंतरिक। और आंतरिक अगर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है तो हमेशा LS कंपोनेंट का फॉर्मेशन होता है, निम्न चक्रण संकुलों का निर्माण होता है। तो ये जो कहानी है आज की वर्ग समतलीय संकुल यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक जिसमें CFT की जो एक्सप्लेनेशन है, CFT के जो गुण हैं कि CFT वास्तव में किस तरह के यौगिकों का एक्सप्लेनेशन करते हैं, इन सब चीज़ों को हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक बाय।